जयराम कुमार महतो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, चाहे वो चुप भी क्यों ना हो। पिछले 2-3 दिनों से उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा था, लेकिन तब भी वो सुर्खियों में बने हुए थे और उनकी चर्चा राज्य के कोने-कोने में हो रही है। राष्ट्र में भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी लगातार चर्चा हो रही है। कल उन्होंने बहुत दिनों के बाद अपनी चुप्पी भी तोड़ी है। इन्हीं सब मसलों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष आनंद मौजूद हैं। मनीष जी, आज न्यूज़ पिकल के इस शो में आपका स्वागत है। नमस्कार अमित जी। मनीष जी, जयराम कुमार महतो पर लगातार आप भी नज़र बनाए हुए हैं। हर कारण कुछ न कुछ ऐसा कारण होता है कि लगातार मीडिया में हर दिन जयराम कुमार महतो की चर्चा होते रहती है। कभी अच्छे वजह से, कभी गलत वजह से। लेकिन जयराम तो लगातार चर्चा में बने रहते हैं। आप किसी फिर कल रात उन्होंने एक विरोध प्रोग्राम में शामिल हुए और वहाँ वो अपने समर्थकों के बीच में कुछ लंबी-चौड़ी बातें करते हुए नज़र आए। मनीष जी, वो क्या बोल रहे थे? नमस्कार अमित जी। 2 दिनों के बाद लगभग पहला इनफैक्ट रिएक्शन मानेंगे। इन आरोप था कि इनके मित्र हैं कोई 1 लाख अंसारी, उनके ऊपर 50 लाख रुपए के वसूली का आरोप लगा था। शायद पुलिस का एफआईआर भी हुआ था। जयराम कुमार महतो उसके ऊपर अपनी पहली प्रतिक्रिया कल देते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने उस सारे आरोप को सिरे से खारिज किया आप कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस कंपनी ने आरोप लगाया है उस कंपनी का औकात नहीं है। तो इस तरह से कह कर के कि 50 लाख रुपए देने का औकात नहीं है और ऐसा आरोप बहुत ही तर्कहीन है। उन्होंने कहा अगर लड़के अगर गाँव के किसी से बोले कुछ पैसे के लिए क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है तो वो समझ में आता है, या चिकन खरीदने के लिए करना है, मुर्गी खरीदने के लिए करना है, तो समझ में आता है। 4-5 हज़ार रुपए की बात समझ में आती है, लेकिन 50 लाख रुपए का जो आरोप लगाया है, उसको उन्होंने सिरे से खारिज किया है। और मीडिया पर भी अमित जी उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि मीडिया किस तरह से ऐसे आरोपों को सुर्खियों में तब्दील कर देता है। तो एक तरह से शिकायत उन्होंने दर्ज करी मीडिया से कि मीडिया को ऐसे आरोपों को तरजीह नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन ये हम जानते हैं कि 50 लाख रुपए फिरौती का आरोप लगा है इनके मित्र 1 लाख अंसारी के ऊपर, और झारखंड के पूरे मीडिया में इसकी चर्चा थी। और 2 दिन वो अपने क्षेत्र में अपने लोगों से मिल रहे थे और मिल कर के उनके जितने भी शिकायतें हैं, उनको सुनवाई कर रहे थे उनको। लेकिन जो विस्थापितों का वाला मुद्दा है, उस बात पर ये काफ़ी कल बोले और बोले कि विस्थापितों के मामले पर हम विधानसभा का जो सदन जो आने वाला है, जो सभा होने वाली है विधानसभा का, उसमें भी इस मुद्दे को उठाएँगे। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि विधानसभा में जब कोई बात रखी जाती है, तो उसकी अलग मर्यादा होती है और उस मर्यादे के बीच में ही वो बातें की जाती हैं, तो उसी मर्यादा के अधीन वो रह करके विस्थापितों का मुद्दा उठाएँगे और उम्मीद करेंगे कि राज्य सरकार जो है आधिकारिक रूप से उन सभी विषयों पर जवाब दे जिन विषयों पर झारखंड के और ख़ास करके कोयलांचल के युवा जो हैं काफ़ी आंदोलित हैं कुछ समय से विस्थापन के मुद्दे को लेकर के। तो ये लब्बो-लबाब है उनके जो उनके गाँव में दिए हुए भाषण का है और काफ़ी उत्तेजित थे, जो उनका ट्रेडमार्क स्टाइल है। और उसी स्टाइल में उन्होंने कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखे हुए किताब जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, उसका भी ज़िक्र किया और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह लोकतंत्र जो है कभी न कभी 9वीं 10वीं पास किए हुए सेठों के अधीन हो जाता है, जो कि बड़े अधिकारी और स्किल्ड एम्प्लॉयी रख लेते हैं पढ़े-लिखे और उनसे अपना शासन करते हैं। तो कहीं जो है झारखंड में जो मुख्य धारा के राजनीतिज्ञ हैं, उनके ऊपर भी वो करते आ रहे हैं कि जो जो युवाओं का जो आकांक्षाएँ हैं उनको पूरा नहीं कर पा रही है झारखंड की राजनीति, इसलिए युवाओं को आंदोलित रहना पड़ेगा और बड़ा आंदोलन की उनको तैयारी करनी पड़ेगी। जी, अमित जी। मनीष जी, जयराम कुमार महतो लगातार एग्रेसिव हैं और उनकी जो भी भाषण आप सुनेंगे तो वो बहुत एग्रेसिव होकर बात करते हैं।
उन्हीं पर जब उनके एग्रेशन पर भी जब उनसे सवाल किया गया था, तो उनका कहना था, मैं आपको बताता हूँ कि झारखंड के लोगों के शोषण और दोहन जब तक चलेंगे तो जरूरी है कि अगर नियम और चरणबद्ध तरीके से झारखंड में काम हो जाता तो यूथ लड़कों को एग्रेशन की जरूरत नहीं थी। और फिर वो आगे बोलते हैं कि वो भी अपने परिवार को देखते, लेकिन हर जगह झारखंड के लोगों का शोषण हो रहा है। और धनबाद की बात करें तो बीसीसीएल से, रामगढ़ की बात करें तो सीसीएल, और जमशेदपुर सरायकेला की बात करें तो टाटा टिस्को, उषा मार्टिन, और रांची की बात करें तो हिंडाल्को है। तो वो बता रहे हैं कि सभी ने हमारा जमीन हथिया लिया, लेकिन नियोजन पूरे प्रदेश को दिया, जमीन भी सहूलियत से नहीं लिया। इन सब बातों को बताते हैं कि जितना शोषण हुआ है झारखंड में, तो युवाओं के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है कि वो एग्रेसिव ना हो, तो वो बहुत इसको नेचुरल मानते हैं। मनीष जी, आप कितना सहमत हैं जयराम कुमार महतो के एग्रेसिव जो उनका जो नेचर है या जो दिख रहा है उससे? अमित जी, जयराम कुमार महतो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, मुख्य धारा में आए हैं, पहली बार विधायक बने हैं, उनकी पार्टी ने अच्छी सफलता प्राप्त करी है विधानसभा के चुनाव में, और वक्त है कि विपक्ष में रह करके जनाधार बढ़ाया जाए। तो विपक्ष में रह करके जनाधार तभी बढ़ सकता है जब आप आक्रामक रुख अपनाते हैं सत्तासीन पार्टियों के खिलाफ। साथ में ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है अमित जी कि झारखंड में जो युवाओं में बेरोज़गारी का दर है वो 6.5% का है, और 6.5% की बेरोज़गारी दर जो युवाओं में है वो बहुत ही ज़्यादा है। राष्ट्रीय स्तर से भी ज़्यादा है, और इसलिए जो झारखंड के युवा हैं, कहीं न कहीं बेरोज़गारी के मार को भी झेल रहे हैं, और केंद्र और राज्य की सरकार दोनों के खिलाफ उनके मन में हो सकता है कि नेगेटिव सेंटिमेंट हो, और उन नेगेटिव सेंटिमेंट्स को जयराम कुमार महतो चाहेंगे कि अपने जनाधार के रूप में वो तब्दील हो जाए। अगर ऐसा वो कर पाते हैं तो उनकी पार्टी का विस्तार भी होगा और जन समर्थन भी मिलेगा, आने वाले समय में फैलाव भी होगा। तो इसलिए आक्रामक रुख तो जो विपक्ष की पार्टी होती है उसे अपनाना ही पड़ता है। सत्ता के साथ होते हैं तो पॉजिटिव बात करनी होती है, लेकिन अगर आप विपक्ष में हैं और आप चाहते हैं कि आपका जनाधार बढ़े, तो आपको कहीं न कहीं एक क्रिटिकल व्यू लेना पड़ता है सत्तासीन पार्टी का। तो उसी भूमिका में अभी हम देख पा रहे हैं जयराम कुमार महतो को, और हमें लगता है कि उनकी आक्रामकता जो है, वो कम नहीं होगी, बढ़ती ही जाएगी। और क्योंकि जनता जो यूथ है कम से कम जो 6.5% के बेरोज़गारी दर को झेल रहे हैं झारखंड में, वो भी आंदोलित हैं, और कहीं न कहीं उनमें निराशा है कि जो अर्थव्यवस्था है, वो अर्थव्यवस्था उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही है। रोज़गार के स्रोत सृजन नहीं हो पा रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं अमित जी कि शहर तो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन लोग जो हैं खुशहाल नहीं हैं। बड़े-बड़े शहर ले लें, जमशेदपुर ले लें, धनबाद ले लें, बोकारो ले लें, बड़े-बड़े मॉल हैं, एयर कंडीशन्ड हैं, सब में फुटफॉल भी अधिक होता है, सामान्य बिकती हैं, लेकिन जो जनता है, जो गाँव में है, और जो शहर है, और शहर और गाँव के बीच का जो इलाका है, जिसे हम त्रिशंकु कहते हैं, जो ना शहर है और जो ना गाँव है, वहाँ पर जो स्थिति युवाओं की है, वो और भी चिंताजनक है, और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो अर्थव्यवस्था है, उनसे युवाओं का सरोकार हो नहीं पा रहा है, उनके सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, आकांक्षाएँ नहीं पूरी हो पा रहे हैं। तो हमें लगता है कि उनके जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं, वो अपना रिफ्लेक्शन जयराम कुमार महतो में देखना चाहेंगे, इसलिए ये आक्रामकता मुझे लगती है कि ज़रूरी है। जी, अमित जी। मनीष जी, जयराम कुमार महतो ये भी कह रहे थे कि विधायक बनने के बाद भी उन पर केस हो रहे हैं, और जिसका भी उनसे संबंध है उन लोगों पर भी केस किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये बदले की भावना से, या जयराम कुमार महतो आगे अपनी जिस रफ्तार में चल रहे हैं उस रफ्तार में को रोकें, इसलिए क्या उन पर केस किया जा रहा है, और इसको साजिश के तौर पर देखते हैं क्या आप, मनीष जी? ये तो उनका आरोप है कि ऐसा हो रहा है उनके साथ, क्योंकि हाल-फिलहाल के दिनों में कुछ कई सारे केस जयराम कुमार महतो के खिलाफ भी केसेस आ गए हैं, उनके समर्थकों पर भी केस आए हैं। वो कुछ ऐसी घटनाएँ हुई हैं जिनसे कि वो केसेस जुड़े हुए हैं, तो
पुलिस अपनी कार्यवाही करती है, वो अपने नियमावली के हिसाब से, और जो भी उस नियमावली में आता है, तो वो अपना कानूनी कार्यवाही करता है। अब इसमें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है या नहीं है, वो एक विवाद का विषय हो सकता है, और उसमें जयराम कुमार महतो चूँकि विपक्ष के नेता हैं, तो वो आरोप लगा सकते हैं कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। लेकिन अभी हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि साजिश के खिलाफ ही उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है या पुलिस केसेस हो रहे हैं। जब आप तंत्र से लड़ेंगे तो आपको पुलिस एक्शन तो झेलना ही पड़ेगा। जब आप जो एस्टैब्लिश्ड सिस्टम है, उसके खिलाफ लड़ेंगे, जन आंदोलन करेंगे, आप कहीं न कहीं जो नियम कानून है, कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, उसके खिलाफ अगर आप आंदोलन करेंगे, तो पुलिस भी अपनी कार्रवाई करेगी, और पुलिस की जो कार्रवाई होती है, वो उसमें केसेस आते ही हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये कोई बड़ी बात नहीं है, पुलिस केसेस तो लगते ही रहेंगे, क्योंकि जन आंदोलन की बात कर रहे हैं, पुलिस प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। हमने देखा था कि झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन के सीजीएल वाले परीक्षा के विरोध में भी जो प्रदर्शन हुआ था, उसमें भी काफ़ी छात्र आंदोलित थे, और उनका नेतृत्व भी जो है कई सारे जेएलकेएम पार्टी के ही वर्कर्स और नेता कर रहे थे। तो ऐसे में पुलिस की कार्यवाही होगी, जिसमें कि केसेस आना तो लाज़मी ही है अमित जी। आने वाले समय में हम देखेंगे कि जयराम कुमार महतो इन चीज़ों से कैसे निपटते हैं। मनीष जी, हम लोग हम लोग की बातचीत हो रही है, इसको बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, लेकिन फिर भी एक आखिरी मैं चाहता हूं कि एक और प्रश्न है, उसका आप जवाब दे दे। विधानसभा का सत्र अब अगला आने वाला है, तो जयराम कुमार महतो बहुत बेसब्री से उस सत्र का इंतजार कर रहे हैं। उनको मालूम है कि विधानसभा के पटल पे अगर कोई भी सवाल उठाते हैं तो उस पर एक्शन होता है। उसका भी उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जो विदेश में झारखंड के मजदूर फंसे हुए थे, तो उस विषय को जैसे ही वो झारखंड विधानसभा के पटल पर उठाए, तो उसका असर देखने को मिला, उनको राहत मिली और उनको वापिस झारखंड बुला लिया गया। तो मनीष जी, आने वाले विधानसभा सत्र में जयराम कुमार महतो किन किन मुद्दों को उठाएंगे और उसका कुछ इम्पैक्ट होगा, मनीष जी? जी, आपने सही कहा कि जब उनका जो प्रथम सत्र ही था विधानसभा में शपथ लेने के बाद, और पहला ही भाषण था, उसमें उन्होंने कैमरून में फँसे झारखंड के प्रवासी मज़दूरों का मुद्दा उठाया था, और उसमें से सभी के सभी मज़दूर तो वापस नहीं आए हैं अभी। आधे की संख्या में शायद वो वापस रांची उनको लाया गया है, और उसका श्रेय झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ले रहे हैं। हालाँकि वो सरकार में हैं, तो उनकी तरफ से ही कार्यवाही करी गई होगी सरकारी तंत्र से, लेकिन मुद्दा तो उन्होंने जयराम कुमार महतो ने विधानसभा में उठाया था। आपने बिल्कुल सही कहा कि कैमरून में फँसे हुए थे मज़दूर, और बड़े ज़ोरदार ढंग से उन्होंने आग्रह किया था सरकार से कि उन फँसे हुए मज़दूरों की को वहाँ से रेस्क्यू किया जाए, निकाला जाए, और वापस उनको राज्य में लाया जाए। विधानसभा में तो अपनी आवाज़ उठाएँगे, और वो सही कह रहे हैं कि विधानसभा में उठाई हुई बातों पर चूँकि वो रिकॉर्ड का मामला होता है, जो भी आप कहते हैं विधानसभा में, वो असेंबली के रिकॉर्ड में चला जाता है, और आप जानते हैं कि जो एग्ज़ीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, उसकी जवाबदेही विधायिका ही तय करती है। तो ऐसे में विधायिका के पास ये अवसर होता है, जब भी विधानसभा होती है, कि कार्यपालिका से जितने भी जनमानस के मुद्दे हैं, उनके ऊपर जवाबदेही तय की जाए। तो हम उम्मीद करेंगे कि जयराम कुमार महतो भी, और भी जो चुन कर के आए हैं विधायक, वो भी जनभावना और जनमानस के लोगों के मुद्दों को उठाएँगे विधानसभा में। लेकिन इसमें एक निराशा वाली ये बात है कि हम पूरे देश में देख रहे हैं कि विधानसभा का सत्र छोटा होता जा रहा है। तो विधानसभा का सत्र, जैसा जयराम कुमार महतो उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा लंबा होगा नहीं, छोटा ही सत्र होगा, और उसमें चूँकि अपने पार्टी के इकलौते सदस्य हैं, तो हमें लगता नहीं है कि इनको बहुत ज़्यादा मौका भी मिलने वाला है। तो लेकिन हम जब भी सत्र आता है, तब हम देखेंगे कि कैसा चलता है सत्र, और हम लोग उसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। उन पर उठाए गए सारे मुद्दों के ऊपर हम लोग अपना विशेष ध्यान ज़रूर देंगे, अमित जी। हाँ मनीष जी, देखिए जयराम कुमार महतो बहुत यंग हैं, अभी मात्र 30 वर्षीय हैं, पहली बार विधायक बनकर आए हैं, इसलिए लगातार हम लोगों की भी नजर है। और चूंकि वो किसी
बड़े पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं थे। अपना एक नया पार्टी विधानसभा चुनाव से मात्र 2-3 महीने पहले उन्होंने बनाया और जितनी बड़ी सफलता मिल गई तो उन पर नज़र बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और चूँकि जब 2 पार्टी के बीच की लड़ाई होती है तो तीसरी शक्ति के रूप में हल्का में उभरना ये बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है, जो सफलता जयराम कुमार महतो को मिली है। तो हम लोग लगातार जयराम कुमार महतो पर नज़र बनाए रखेंगे और जब भी उनका कोई भी स्टेटमेंट आएगा और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं लगातार कि उनकी मन की बात को भी पढ़ें, ताकि हम लोग समझ पाएँ कि आखिर जयराम कुमार महतो क्या सोचते हैं जनता के लिए और अपने राज्य के लिए। मनीष जी, इस विषय पर फिर बात होगी। बहुत अच्छा लगा, आप अच्छा डिस्कशन हुआ। आपसे फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। दर्शकों से भी मेरी गुजारिश है कि वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने लोगों में इसको शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मनीष जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमित जी।